हेलो, गुड नून टू स्टूडेंट्स। आज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक मेनली ख़त्म कर लिया था। आज हम कोशिश करेंगे कि मेनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से ग्लैंड्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कैसे डाइजेशन में मदद करेंगे, तो उसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैप समझेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक एक स्ट्रक्चर्स को धीरे धीरे करके हम डिफाइन कर लें। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? इट इज अ process to break down the complex food substance into simpler ones। सीधी बात यह है कि जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, उसको सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही तुम्हारा क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन। जैसे कि मान के चलो, आपने कुछ भी खाया, दाल खाई या रोटी खाई आपने, वो आपने सीधा किस में कन्वर्ट कर दी? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दी। किस में कन्वर्ट कर दी? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दी। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइजेशन बोलते हैं इसको। क्लियर है? अब हमें ये देखेंगे डाइजेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली, राइट। तो डाइजेशन को जानने के लिए पहले हम बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती है। चलो, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्री कैनाल, it is a tubular स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बोला कि डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसको हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। ऐसी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जस्ट लाइक दैट। ऐसी ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। देन उसके बाद यहाँ पर ये स्टोमक होता है। स्टोमक के बाद ये इंटेस्टाइन वाला रीजन होता है। फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन बनती है और लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे एनस हो जाता है। ठीक है। इस यहाँ से मुंह से लेकर इस एनस तक के नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पूरी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। हम आगे के लेक्चर में इनको हम प्रोजेक्टर्स पे भी देखेंगे। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस, एक ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि मुंह से लेकर एनस तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसकी लेंथ, बिट्स वगैरह के बारे में जस्ट अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि नीट में मेजरमेंट्स मेनली आते ही नहीं है या बिल्कुल ही नहीं आते, ऐसा भी आप बोल सकते हो। चलो, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पढ़ेंगे हम? एलिमेंट्री कैनाल में हम पढ़ेंगे माउथ या बक्कल कैविटी पढ़ेंगे,
बक्कल कैविटी पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो टीथ पढ़ते हैं और एक हम टंग। हम सिर्फ इसको एक कॉन्सेप्ट मैप की तरह पढ़ रहे हैं, अब कुछ भी डिटेल्ड नहीं पढ़ रहे इसमें अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि एक्चुअली हमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। बेस्ट भले ही ये इस टॉपिक को ह्यूमन फिजियोलॉजी में से रिमूव कर दिया गया हो नई एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आगे के चैप्टर इससे रिलेट करते हैं, तो मेनली हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के चैप्टर्स हमको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो टीथ एंड टंग हम अच्छे तरीके से जानते हैं। टीथ का काम क्या होता है? खाना चबाना। तो हम इसको एक शब्द में बोलेंगे, इट हेल्प इन मैस्टिकेशन। इट हेल्प इन मैस्टिकेशन। टंग की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? इट हेल्प टू फाइंड द टेस्ट बाय फूड। फूड के द्वारा उसमें टेस्ट फाइंड करना किसका काम होता है? टंग का होता है। और टंग के पास ऐसा क्या होता है? इट हैज रेज्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि ये मान के चलिए ये जीभ है, ये जीभ है, इस पे ये खड़ी हुई स्ट्रक्चर, रेज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी जीभ पे रेज्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? पैपिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैपिले बोलते हैं। इट हेल्प्स टू फाइंड द टेस्ट बाय फूड। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ओके। इट हेल्प्स टू फाइंड द टेस्ट, ऐसे लिख लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड। बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड। और इन्हीं टेस्ट बर्ड को हम आगे जाके क्या बोलते हैं? पैपिले बोलते हैं। इट हैज रेज्ड स्ट्रक्चर दैट इज पैपिले। हम पैपिले में पढ़ेंगे, एक तो आपका फ्यूजिफॉर्म एंड फंजिफॉर्म होता है, सर्कमबैलेट होता है, फिलीफॉर्म होता है और फोलिएट भी होता है। लेकिन फोलिएट और फिलीफॉर्म का कोई मतलब नहीं है। फोलिएट रैबिट में पाया जाता है और फिलीफॉर्म पर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। तो हम फ्यूजिफॉर्म एंड फंजिफॉर्म की बात करते हैं और सर्कमबैलेट की बात करते हैं, जो कि मैं आपको जब डिटेल्ड लेक्चर जब पढ़ाऊंगा देन उसके बाद मैं आपको उसके बारे में एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। क्लियर है? अभी आप लोगों को समझ में आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बक्कल कैविटी के बाद, मतलब माउथ के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ईसोफेगस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ईसोफेगस की बात करेंगे। ईसोफेगस की बात करेंगे। ईसोफेगस मतलब क्या होता है? ईसोफेगस मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। ईसोफेगस मतलब क्या होता है? जैसे कि ये क्या है? एक पाइप है, एक पाइप है। बात डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की हो रही है, तो हम कौन सी बात करेंगे? फूड पाइप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फूड पाइप की। और इसी फूड पाइप को ही हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो खाना कहाँ से होकर गुजरेगा? ईसोफेगस से होकर गुजरेगा। लेकिन दिक्कत अब ये भी है, हम खाने की ये बड़ी बड़ी बाइट्स लेते हैं और पाइप आपकी छोटी सी है, तो इस पाइप में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये खाना आसानी से स्टोमक तक पहुंच जाए? तो फूड पाइप में मतलब ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट? मेनली हम जानते हो 10th लेवल पर तक भी ये बता दिया जाता है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। किस चीज का फैलना? फैलना या बढ़ना?
किस चीज का फैलना या बढ़ना? इस पाइप की मसल्स का। जैसे ही खाना आएगा इसका साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इस बात में कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईसोफेगस के बाद हम बात करेंगे इसमें, जब खाना मुंह से होकर ईसोफेगस से निकलकर कहां पर जाएगा? स्टोमक में जाएगा। किस में जाएगा? स्टोमक में जाएगा। स्टोमक क्या होता है? एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इसको डायग्रामेटिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जस्ट लाइक दैट, ये ईसोफेगस जुड़ी हुई है और देन ये एंड देन ये, कुछ इस तरीके से स्टोमक होता है, जे शेप में दिखता है। इस स्टोमक में क्या होगा? यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी जो गैस्ट्रिक जूस बनाएंगी, जिसके कारण वो खाना डाइजेस्ट होगा। कुछ यहाँ पर होता है, कुछ और कंप्लीट हमारा इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो हम स्टोमक में लिखेंगे इट इज ए जे शेप्ड या बैग लाइक स्ट्रक्चर which contain gastric gland and juices for digestion. What is the means of juices? हम समझ सकते हैं juices का मतलब एंजाइम। वैसे मेनली सभी को आता होगा, फिर भी हम एंजाइम के बारे में बता देते हैं। एंजाइम क्या होता है? सिंपल सी बात है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। इट इज ए केमिकल सब्सटेंस which break down the complex substance into simpler ones। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कैटालाइटिक सब्सटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे स्टोमक की, तो आप स्टोमक में देखोगे कि स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। एक तो कार्डियक, एक फंडस, तीसरा पाइलोरिक। स्टोमक के 3 पार्ट पढ़ेंगे, बॉडी वाला मिलियन काउंट नहीं करते हैं इसमें। कार्डियक वो पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ स्टोमक, इट इज द पार्ट ऑफ स्टोमक वेयर ईसोफेगस ओपन्स। फूड पाइप आपके स्टोमक के कार्डियक वाले हिस्से में खुलती है। ईसोफेगस ओपन। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर वंस में कन्वर्ट करना। सिंपलर वंस मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, इस डाइजेशन को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत पड़ती है। एलिमेंट्री कैनाल में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? अभी हमने थोड़ा थोड़ा जो जाना है हमने मिली। माउथ मतलब बक्कल कैविटी, जिसमें टीथ और टंग होते हैं। टीथ का काम क्या होता है? मैस्टिकेशन करना। मैस्टिकेशन का मतलब क्या क्या होता है हम लिख सकते हैं यहाँ पर। कटिंग, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा सा। कटिंग, टीयरिंग, चेविंग, ग्राइंडिंग। हम ये मैस्टिकेशन बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, टंग का भी और काम होते हैं, स्पीकिंग में हेल्प करते हैं।
ठीक है, और भी सारी चीज़ें होती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। फिर हमने जाना कि स्टोमक, ईसोफेगस की बात करेंगे। ईसोफेगस को हम क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस से होकर हमारा खाना निकलता है और वो खाना आसानी से पेट तक पहुंच जाए, इसलिए ईसोफेगस एक मूवमेंट करती है जिससे मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है जैसे फूड उससे टच होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोमक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? स्टोमक के बारे में बात करेंगे। स्टोमक के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक चीज बोलेंगे, इट इज अ जे शेप्ड या बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड जूसेस होते हैं फूड को डाइजेशन करने के लिए, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे स्टोमक के बाद, मैं इतना इरेज कर देता हूं यहां पे। ये हो गया इतना, ठीक है, आप देख सकते हो एक बार में, या टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। डन? ओके, चलो। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटेस्टाइन की बात करेंगे। इंटेस्टाइन की बात करेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन को हिंदी शब्द में बोलते हैं आंतें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंत बोलते हैं। इंटेस्टाइन दो होती है, एक तो बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। एक तो बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिक भी बता दूंगा आपको मैं। दो इंटेस्टाइन होती है हमारी बॉडी में, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहने को लार्ज है लेकिन बड़ी ये ज़्यादा है लंबाई में, लेकिन बस इसकी मोटाई ज़्यादा है, डायमीटर इसका ज़्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो हम इतना अभी समझ सकते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। कोई आपसे बोले कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द site for complete digestion of food। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, एक तो हम पढ़ेंगे सीकम, अच्छे से जानेंगे इसके बारे में भी। सीकम, एक होता है आपका कोलोन, एक होता है आपका रेक्टम। कोलोन ऐसे समझ सकते हो, कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, it is a part of large intestine which help in formation of feces। चलो यहाँ बन नहीं रहा है, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। हम यहाँ लिख देते हैं कोलोन का, इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन which help in formation of feces। feces क्या होता है? अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ऐसे आप समझ सकते हो, मल बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। सीकम, कोलोन, रेक्टम। कोलोन को हम कैसे पढ़ते हैं? अलग अलग टाइप्स में पढ़ते हैं।
ऊपर की तरफ चढ़ेगा असेंडिंग, थोड़ा झुकेगा तो ट्रांसफर्स, नीचे की तरफ आएगा जैसे कि मान के चलिए, हम डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए ठीक है। इस तरीके से तो देखो जैसे कि ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम असेंडिंग कोलोन। अभी समझने के लिए लिख लेते हैं, असेंडिंग कोलोन। ये वाला कोलोन होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, इसको बोलते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ गए असेंडिंग, थोड़ा सा झुका हुआ है ट्रांसवर्स, नीचे की तरफ आए डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, इसको हम बोलेंगे पेल्विक कोलोन बोलेंगे, पेल्विक कोलोन बोलेंगे, नहीं तो हम इसको सिग्मोइड कोलोन भी बोलते हैं। बेसिकली हम तीन ही पढ़ते हैं, बेसिकली हम तीन ही कोलोन के पार्ट पढ़ेंगे इसमें, लेकिन हम एक और बढ़ा देंगे, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो आप डायग्राम देख सकते हो, मैं ये वाला अभी रिमूव कर रहा हूं, फिर उसके बाद दोबारा से लिख दूंगा मैं। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, एक तो होता है सीकम, एक होता है कोलोन, एक होता है रेक्टम। कोलोन में हम असेंडिंग कोलोन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, फिर हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग कोलोन, फिर हम पढ़ेंगे पेल्विक या सिग्मोइड कोलोन पढ़ेंगे, ठीक है। रेक्टम क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर, आई थिंक ये कलर सही नहीं चाहिए, where it is a part of large intestine, it is a part of large intestine where undigested food get stored, ठीक है। आप इतना देख लीजिए, फिर हम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता रहा हूं। राइट, इतना इरेज कर दें, कर देते हैं, इतना इरेज कर दो, इरेज कर दो। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, होपफुली कि मतलब आपको समझ में आ रहा हो। स्मॉल इंटेस्टाइन पहले ही बोल चुका हूं, इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। एलिमेंट्री कैनाल में यही एक ऐसी जगह है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट मेनली हो जाता है। इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, क्लियर है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। एक तो ड्यूडेनम होता है, एक होता है आपका जेजुनम, एक होता है आपका इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल में मेनली माउथ मतलब बक्कल कैविटी पढ़ लिया, ईसोफेगस जान लिया, थोड़ा सा स्टोमक जान लिया, उसके बाद हमने इंटेस्टाइन्स के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे ऐसी ग्लैंड्स जो डाइजेशन में मदद करती है, जिसको हम एसेसरी ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसेसरी ग्लैंड्स बोलेंगे। मैं इतना इरेज कर दूं, आप एक बार देख लीजिए। चलो इतना मैं अरेंज कर देता हूँ। अब हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, ऐसी ग्लैंड जो मेनली डाइजेशन के लिए थोड़ी सी जरूरी है, थोड़ी क्या मेनली बहुत ही जरूरी है, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी ग्लैंड की बात करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे मेनली, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी आगे बताऊंगा, सीक्रेट सलाइवा, ठीक है, डाइजेशन के लिए मदद करेगी। लिवर भी एक ग्लैंड है, तो लिवर इट इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। इट इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, ठीक है। और ये क्या सीक्रेट करती है? बाइल जूस करती है। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा इसके बारे में ज़्यादा खास, आपको बस सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इट सीक्रेट बाइल जूस, मतलब एंजाइम मान के चलिए, जूस का मतलब तो एंजाइम ही होता है। देन उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड होगी आपकी, लिवर होगी। तीसरी आपकी हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती हैं, जो कि मैंने स्टोमक में ही बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास के बारे में, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि ये एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। इट सीक्रेट पैनक्रिएटिक हार्मोन एंड पैनक्रिएटिक जूसेस। इट सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस एंड पैनक्रिएटिक हार्मोन। तो सलाइवरी हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज। अगर आप लिखना चाहो तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी लिख सकते हो, ठीक है। पैनक्रियाज तो आपको पता ही कहाँ प्रेजेंट होगी, सलाइवरी ग्लैंड आपकी माउथ में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड हम जानते ही हैं। सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, बट सीक्वेंस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो हम डिटेल्ड पढ़ेंगे जब हम कर लेंगे इसको। गैस्ट्रिक ग्लैंड, सिंपल सी बात है, टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? स्टोमक में प्रेजेंट रहती है, स्टोमक में प्रेजेंट रहती है। ये मेनली हमने ओवरऑल एक ओवरव्यू पढ़ लिया है, मेनली एक कॉन्सेप्ट मैप की तरह हमने धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को डिस्कस कर लिया है, ज़्यादातर मेनली हमने कर लिया है। फिर भी थोड़ी सी चीज़ जो हमारी रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे जो मेनली अभी 10th से 11th में आया होगा जो बच्चा, वो भी इस लेक्चर को आसानी से समझ पाएगा और मेनली चैप्टर्स को पूरा कर पाएगा। धीरे धीरे वो अपने पूरा बेस बना लेगा नीट के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।